गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। इससे पहले जो हमने डिज़ाइन किया था उसमें जो हमको लोड मिलता था या तो एक सिंगल लोड रहता था जिसको हम डिनोट करते थे पी से, या तो फिर कुछ केसेस में हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स में जिसमें वो दो लोड हमने लेके चला था, जिसमें हम स्प्रिंग को कंप्रेस करके एक मिनिमम लोड मिलता है और एक मैक्सिमम लोड इस पर स्प्रिंग काम करता है, तो जिसको हमने डिनोट किया था P1 और P2 से। इस तरीके से आपको ये लोड की कंडीशंस मिली थी दो लोड के केस में, इसको हम P1 P2 से डिनोट करते थे। लेकिन इसमें जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज करके ही निकालते थे, जो कि 0.3 या 0.5 टाइम्स SUT देता था, ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो इस टाइप के जो हमने डिज़ाइन किए थे इसको स्टैटिक हम डिज़ाइन बोलते हैं, या डिज़ाइन बेस्ड ऑन स्टैटिक लोड, क्योंकि आपको ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही आप परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, जो कि SYT SUT होती है। स्प्रिंग आपका स्टील का बना रहता है और स्टील के दोनों प्रॉपर्टीज डिफाइंड रहती हैं, SYT और SUT, तो उसके बेसिस पे ही हम इसको सॉल्व करके हमने इसको निकाल लिया था। अब अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग लोड की, तो हमको मालूम है अगर लोड फ्लक्चुएट होता है तो हमेशा जो आपको एक जो दो लोड मिला रहेगा वो एक मैक्स मिला रहेगा और एक मिला रहेगा, तो हम उसको अब डिनोट करेंगे एक P मैक्स से और एक P मिन से। और अगर कोई भी लोड फ्लक्चुएट होता है मैक्सिमम मिनिमम के बीच में, अब अगर हम फ्लक्चुएट की लोडिंग की बात कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग जब कोई मटेरियल झेलता है तो उसमें जो फेलियर होता है वो कहलाता है फटीग फेलियर, जिसको हम जानते हैं कि वो थकने के कारण फेल हो जाता है। PMD1 के यूनिट 1 में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि जब भी कोई मटेरियल फ्लक्चुएटिंग लोड झेलता है तो उसमें जो फेलियर आता है वो फटीग फेलियर आता है, और उस फटीग फेलियर के कारण हमको मटेरियल के प्रॉपर्टीज से हमको उसका डिज़ाइन क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए हमको एक और प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। और एक फटीग टेस्टिंग मशीन बनी हुई है इसके लिए, जिसमें हम वो फ्लक्चुएटिंग लोड लगा के किसी भी मटेरियल का है ना स्पेसिमेन बना के उसका एंड्योरेंस लिमिट निकालते हैं। तो अब हमको अगर आपका इस केस में आपको अगर दो लोड मिल रहा है जो कि अब मैक्स और मिन है, एक मैक्सिमम लोड और एक मिनिमम लोड, तो हमको एक और टर्म की जरूरत पड़ेगी, वो है एंड्योरेंस लिमिट, और इस केस में इसको डिनोट किया जा रहा है SSE डैश से। अब ये ध्यान रखेंगे इसका पूरा नाम है एंड्योरेंस शियर स्ट्रेंथ, है ना। अब ये शियर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस ही डेवलप होता है ये टाउ के टर्म्स में, तो उसका जो एंड्योरेंस लिमिट भी है वो एंड्योरेंस शियर लिमिट भी निकलेगा, ही निकलेगा। तो इसको आपको देखते हुए SSE डैश, तो ये नोटेशन आपको ध्यान रखना यूज होने वाला है, क्योंकि आप उस लोड को जो दो लोड गिवन था उसको आप फ्लक्चुएटिंग लोड मान रहे हैं, तो आपको एक P मैक्स और एक P मिन की वैल्यू मिलेगी। अब जैसे ही आपके पास P मैक्स और P मिन आ जाता है और आपको कुछ न्यूमेरिकल में दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जब भी फ्लक्चुएटिंग लोड का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक मीन लोड आता है और एक एम्पलीट्यूड लोड आता है, तो आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको कुछ न्यूमेरिकल में P मैक्स और P मिन मिलेगा, आप सबसे पहले मीन लोड निकालेंगे PM, जो कि होता है P मैक्स प्लस P मिन अपॉन 2, और इसी तरीके से एम्पलीट्यूड लोड भी मिलेगा जो कि होता है P मैक्स माइनस P मिन बाई 2। ये हम जानते थे MD1 में हमने पढ़ा था, मैक्सिमम और मीन और एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन होता है इनका मैक्स और मीन के बीच में। तो आपको जैसी फ्लक्चुएटिंग लोड के प्रॉब्लम अगर ये दिखेगा कि ये आपका स्प्रिंग को डिजाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, तो आपको सबसे पहले जो मैक्स और मिनिमम लोड है उसको आपको मीन और एम्पलीट्यूड लोड में कन्वर्ट करना है। और ये सारा चीज जो आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे ये आपको 10.13 और 10.14 ये दोनों डाटा बुक के आपके पेजेस में आपको ये पूरी चीजें मिल जाएंगी, सारे इक्वेशंस और सारा क्लैरिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अब आपके पास मीन लोड है और एम्पलीट्यूड लोड है, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे हमको दो स्ट्रेस भी मिलेंगे, वो एक होगा मीन स्ट्रेस जो होगा टाउ एम, और एक होगा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस जो कि होगा टाउ ए। अब अगर हम यहाँ पर टाउ एम और टाउ ए का इक्वेशन लिखें, तो हम जैसे टाउ का इक्वेशन जानते थे कि बेसिकली टाउ का इक्वेशन होता था K 8 PD अपॉन पाई डी क्यूब, हम ये जानते थे स्टैटिक के केस में, है ना, 8 PD अपॉन पाई डी क्यूब। और इसको हम जब सॉल्व करने जाते थे तो ये D बाई डी को हम रिप्लेस कर देते थे C से, तो ये कुछ ऐसा हो जाता था K 8 PC अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्योंकि हमें C पता रहता था, कैपिटल D नेक्स्ट स्टेप में निकलता है, पहले स्टेप में आपको वायर डायमीटर निकालना रहता है। तो इस स्टेप का था वेयर ये वॉल फैक्टर था, ये लोड था, ये आपका C था स्प्रिंग इंडेक्स, और ये वायर डायमीटर था।
बस उसी टर्म्स में ही आपको ये मीन लोड दिया हुआ है आपके डाटा बुक में भी, लेकिन यहाँ पर जो नोटेशन है वो के को के एस किया हुआ है और वहां पर बाकी चीजें 8, लेकिन लोड आपका मीन स्ट्रेस है तो लोड भी आपका मीन लोड होगा पी पी एम डी अपॉन पाई डी क्यू। आप देखेंगे बहुत ही हल्का सा चेंजेस है इसमें, के की जगह के एस है और ये पी की जगह पी एम है। ये ध्यान रखेंगे, अगर आप मीन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको लोड भी मीन वाला ही लेना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपका के एस का वैल्यू, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर इसको बोला जा रहा है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ये 1 + 0.5 अपॉन सी। ध्यान रखेंगे, एक नया टाइम का टर्म है ये, है ना। इसको आपको के एस की वैल्यू, इसको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं। ये 1 + 0.5 अपॉन सी इस फॉर्मूले से बनेगा, ये आपके डाटा बुक में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम टाउ ए की। तो टाउ ए का सिंपल इक्वेशन वही है, जो के आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 8 के बाद फिर से लोड जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड लोड रहेगा, पी ए डी अपॉन पाई डी क्यू, इस तरीके से। अब यहां पर हम अगर के देखेंगे तो ये के आपका वही है जिसको हम वॉल फैक्टर बोलते हैं, वो आता है 4c - 1 अपॉन 4c - 4 प्लस 0.615 अपॉन सी। ये के उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के साथ एम्पलीट्यूड लोड है, मीन स्ट्रेस के साथ मीन लोड है, और मीन स्ट्रेस में आपका के एस है लेकिन एम्पलीट्यूड स्ट्रेस में आपका वॉल फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको जब भी न्यूमेरिकल में आप जो फ्लक्चुएटिंग के बेसिस पे हम सब सॉल्व करेंगे तो वो दो लोड को सबसे पहले आप पी मैक्स और पी मिन बनाएंगे, उसके बाद एम्पलीट्यूड लोड और मीन लोड निकालेंगे और उससे रिलेटेड आप एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस की वैल्यूज निकाल लेंगे, जिसके बेसिस पे हमको डिजाइन करना है। तो ये बेसिक चीज आपको दिख जाती है यहाँ पर। अब अगर हम जान रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग लोड या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस अगर स्प्रिंग झेलता है तो इसमें हमको एक नए लिमिट की जरूरत पड़ती है, एंड्रस लिमिट, दैट इज इसको डिनोट किया आपके डाटा बुक में SSE-। अब हम जानते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग लोड की बात करें, जो आपने MD1 में पढ़ा था, तो फ्लक्चुएटिंग 3 टाइप के लोड होते हैं। एक जो होता है आपका वो एक्चुअल अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, जो मैक्स और मीन के बीच में वैरी करता है, मतलब इसमें हमेशा एक मैक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ पर एक मिन की वैल्यू मिलेगी। दूसरा जो हमने देखा था साइक्लिक स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये एक जो साइक्लिक स्ट्रेस में पहला था आपका फ्लक्चुएटिंग, ये था आपका फ्लक्चुएटिंग। सेकंड आपका था रिपीटेड, जो ऐसे वैरी करता है, मतलब हमेशा मैक्स और जो यहां इसका मिन वैल्यू है वो हमेशा 0 रहता है, इसमें सिर्फ आपको एक मैक्स मिलेगा, है ना। ये आपको अगर मैं एक थोड़ा सा रिकॉल करा दूं साइक्लिक स्ट्रेस में, फिर से बता दे रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग में आपको एक मैक्स और मिन मिलता था, मतलब आपको ये सिग्मा एम या टाउ एम जो भी है, ये मीन और एम्पलीट्यूड दोनों मिलेगा, है ना। ये बीच वाली लाइन मीन होती है और ये जो क्रेस्ट और ट्रफ ये एम्पलीट्यूड होता है। वैसी रिपीटेड स्ट्रेस जो था ये 0 से मैक्सिमम के बीच वैरी करता है, इसमें फिर से ये आपका मीन आएगा और ये ए आएगा, इसमें आपको एम्पलीट्यूड और मीन सेम मिलता था, है ना। ये दिख रहा है जो कि होता था मैक्स बाई 2, है ना। ये जो आपका मैक्सिमम है इसका बाई 2 रहेगा ये। और वैसे ही एक आपका आपने देखा था जो रिवर्स था इस टाइप से, जो 0 लाइन था, इसमें मीन वैल्यू होती है 0, इसमें सिर्फ आपको मिलता है एम्पलीट्यूड, है ना। और ये प्लस साइन मैक्स में जाता है और इसका माइनस साइन आपका जाता है मिनिमम में। तो इस टाइप के हमने 3 साइक्लिक स्ट्रेस देखे थे, फ्लक्चुएटिंग, एक्चुअल फ्लक्चुएटिंग, रिपीटेड और रिवर्स्ड। इसको हम रिवर्स्ड बोलते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हो जाता था। अब आपको सिर्फ बेसिक देखना है कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं कि आपको 2 लोड दिख रहे हैं इस टाइप से, तो ये तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आप प्रैक्टिकली जाएंगे अगर, तो स्प्रिंग को आप देखेंगे कि स्प्रिंग, कोई भी एक नॉर्मल स्प्रिंग आप अगर हाथ में ले लें, इसको जैसे ही आप दबाते हैं इसमें एक मैक्सिमम लोड जाता है और वैसे ही आप लोड रिमूव करते हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका लोड वापस 0 हो जाता है, मतलब ये 0 से मैक्सिमम लोड जाता है, उसके बाद वापस ये 0 पे आ जाता है। मतलब किसी भी हाल में आपको एक चीज तो नहीं देखने मिलेगी, वो है ये रिवर्स्ड। मतलब अगर आप, हमने 2 स्प्रिंग जाने हैं, एक कंप्रेशन स्प्रिंग, एक एक्सटेंशन स्प्रिंग। कंप्रेशन स्प्रिंग को आप जब भी लोड देंगे तो ये दबेगा और जब आप इसका लोड हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, पर ऐसा नहीं कि ये वापस खींचने लगेगा। वैसी एक्सटेंशन स्प्रिंग की बात करें, जो खींच के काम करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस में देखने मिलता है, उसको अगर आप खींचेंगे तो ये लंबा होगा, है ना, और उसके बाद अगर लोड हटाएंगे तो ये वापस चला जाएगा, पर ऐसा नहीं कि ये और अंदर घुस जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा।
मतलब स्प्रिंग्स आर नेवर सब्जेक्टेड टू रिवर्स स्ट्रेस, स्प्रिंग में ये स्ट्रेस कभी नहीं दिखेगा आपको। लेकिन हम नॉर्मल स्प्रिंग की बात करें, है ना, तो बेसिकली आपको अगर देखा जाए कि ये दोनों भी आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज आपको मैक्सिमम देखने मिलेगी, जिसमें स्प्रिंग आपका जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि द स्प्रिंग डिफ्लेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ लोड एंड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब जब भी आपका लोड लगेगा वो डिफ्लेक्ट होगा और लोड रिमूव होगा वो अपने वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखा जाए तो एक तरीके से आपका जो स्प्रिंग है वो रिपीटेड नेचर का रहता है, जिसमें 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। अब यहां पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना, इसका मतलब अगर ये रिपीटेड है जो 0 से मैक्सिमम जा रही है, तो यहां पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये इसकी एंड्योरेंस लिमिट है SSE डैश, ये इसकी एंड्योरेंस लिमिट तक ही जाएगा मैक्सिमम, है ना। अगर उसको डिजाइन विद इन द लिमिट्स करना है तो इसके एंड्योरेंस लिमिट तक ही ये मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम ये आपका डाटा बुक में भी ये मेंशन है ना, पल्सेटिंग शियर स्ट्रेस ऐसा एक टॉपिक दिया हुआ है और एक डायग्राम भी बना हुआ है रिवर्स का कि स्प्रिंग कभी भी रिवर्स नहीं जाता है ना, पर हमेशा रिपीटेड लोड झेलता है जो 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू SSE डैश तक की वैल्यू इसकी जाती है। अब हमने जानते हैं कि रिपीटेड स्ट्रेस में आपका मीन और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, यहां पर मैं सिग्मा नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं इसको टाउ लिखूंगा, मतलब टाउ ए और टाउ एम दोनों आपके सेम रहते हैं। और ये आपका जो ये कर्व का है हाइट ये टाउ है और ये बीच वाली लाइन टाउ एम है अगर, है ना, तो यहां से आपको डायग्राम में दिख रहा हो कि टाउ ए और टाउ एम दोनों बराबर होकर दिख जाते हैं SSE डैश बाई 2, ये चीज मिलती है आपको। तो इसका मतलब स्प्रिंग रिपीटेड स्ट्रेस झेलता है और उसमें अगर हम टाउ ए और टाउ एम निकालें तो ये दोनों बराबर रहते हैं, जो होता है SSE डैश बाई 2 अगर लिखें इस डायग्राम से। अब हमको इसका अगर फटीग डायग्राम बनाना है, जो हम देखते थे कि साइक्लिक स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए एक फटीग डायग्राम की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम गुडमैन डायग्राम बोलते थे, है ना, गर्बर डायग्राम बोलते थे, सोडरबर्ग डायग्राम बोलते थे। उसमें से हम गुडमैन लेके चलते थे, उसको ही बाद में मॉडिफाइड करते थे तो मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम बनता था। तो उसी डायग्राम को यूज करेंगे क्योंकि रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग के लिए वही डायग्राम की जरूरत पड़ती है गुडमैन लाइन के लिए, जिसमें आपको दोनों आपको कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ते हैं। तो इसका फटीग डायग्राम भी आपके दिखेगा कि नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा है 10.14 में आपको दिखेगा ये चीज, उसी को अगर मैं इलाबोरेट करके बनाऊंगा, है ना, तो यहां पर आपको दिखेगा सबसे पहले आपको 2 एक्सिस चाहिए रहेगी इस तरीके से ऐसा। अब यहां पर ये जो एक्सिस रहेगी आपकी ये रहेगी टाउ एम की मीन शियर स्ट्रेस और ये रहेगी टाउ ए की एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस। तो ये आपको ये 2 सबसे पहले एक्सिस लेना है। अब इसमें अगर बात करते हैं हम कि इनके फेलियर पॉइंट्स की, ये आपका 0 पॉइंट है O पॉइंट ओरिजिन, तो अगर फेलियर पॉइंट्स की बात करें हम, है ना, तो हम उसका गुडमैन डायग्राम को देखेंगे कि हम पहले A को 0 करते थे तो M पे पॉइंट्स मिलता था, M को 0 करते थे A के पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इसी टर्म्स में हम चलें तो हम अगर देखेंगे कि मान लेते हैं हम अगर M को 0 करें, है ना, मीन को अगर आप 0 करें तो एम्पलीट्यूड किसी चीज का क्या होता है, वो होता है टाउ मैक्स माइनस टाउ मीन अपॉन 2, ये होता है इस तरीके से, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये मिल जाता है टाउ मैक्स इक्वल्स टू टाउ मीन, है ना, इस ऐसा हम देखते थे। ठीक है, तो ये जो हम मीन को 0 करते हैं तो हमको एम्पलीट्यूड स्ट्रेस मिलता है ऐसा इस टाइप का। तो ये आपका आ जाता था, स्टैटिक लोड आपका आ जाता था, है ना, इस तरीके से, है ना। तो और वैसे ही अगर हम टाउ एम की बात करें, है ना, तो यहां पर आपको ये रिवर्स टाइप का दिखता था। तो यहां पर आपको एक चीज देखना है कि एक तो आपको स्टैटिक लोड मिलता था और एक आपको जो मिलता था वो रिवर्स मिलता था वहां पर, है ना, और उसको ही हम लिमिट लेते थे यहां पर। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको रिवर्स तो हमने कहीं केस में आएगा नहीं, पर वो जो आएगा वो रिपीटेड आएगा, है ना। तो उसी चीज को अगर आपको सॉल्व करना है ना, आपको देखना है कि अगर वो रिपीटेड आ रहा है तो रिपीटेड की वैल्यू दोनों केस में टाउ ए और टाउ एम दोनों कॉमन हो जाती है और वो कॉमन वैल्यू मिलती है SSE डैश बाई 2, जो हमने इसके पहले डायग्राम में बना के देखा था, जो आपके डाटा बुक में वो डायग्राम बना है। इसका मतलब इसका फेलियर पहला पॉइंट आपको मिलेगा, ये आपको दोनों बराबर लेना है, टाउ ए और टाउ एम की वैल्यू, ये दोनों पॉइंट आपको मिलेगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं A और ये दोनों की वैल्यू आएगी SSE डैश बाई 2। ठीक है,
तो अगर हम इसको ऐसा देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि एस एस ई डैश बाई टू ये किस तरीके से आता है यहाँ। और जो दूसरा है, हम देखते थे कि अगर ये रिपीटेड झेल रहा है ना, तो रिपीटेड में एस एस ये आपका टाउ ए और टाउ एम दोनों बराबर रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड रहता है ये, है ना। और अगर दूसरा केस देखते हैं हम, जो आपका स्टैटिक लोड का आता है, तो स्टैटिक लोड में आपको यील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जो आपको हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी से मिल जाता है। तो जो यील्ड पॉइंट है वो टाउ एम पे आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको दिखेगा कि टाउ एम पे अगर आप यील्ड पॉइंट लें, है ना, हम जानते हैं कि जैसे हम इसको हम जैसे आप इसको जीरो करेंगे, टाउ ए को जीरो करेंगे, है ना, यहाँ पर दिख रहा है टाउ ए को जीरो करने से आपको आता है टाउ मैक्स माइनस टाउ मिन, है ना, बाई 2। और इसको अगर आप जीरो करेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू टाउ मिन हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी मैक्स नहीं है, कोई मिन नहीं है, और एक सिंगल स्ट्रेस की बात हो रही है, और सिंगल स्ट्रेस मतलब स्टैटिक लोड की बात हो रही है, इसलिए अपन यहाँ पर ये यील्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर हमेशा, है ना। तो ये आपका जो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एस वाई पॉइंट। यहाँ पर एस एस वाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ शब्द शियर की बात हो रही है, तो इसको यील्ड शियर स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये एस एस वाई का पॉइंट आपको मिल जाएगा, यही आपका पॉइंट रहेगा बी, और इसको आपको जोड़ना है। तो टाउ ए को जीरो करने से आपको एस एस वाई पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर आप टाउ एम को जीरो करके यहां का पॉइंट निकालते, तो टाउ एम आप जानते हैं कि टाउ मैक्स प्लस टाउ मिन बाई 2 होता है, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा टाउ मैक्स इक्वल्स टू माइनस टाउ मिन, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन आपका ये दोनों चीज दिखा रहे हैं, एक प्लस एक माइनस है, जो कि रिवर्स का केस है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्प्रिंग में कभी भी रिवर्स नहीं आता है, इसलिए हमने उसको रिपीटेड लिया था। इसलिए आपके टाउ ए पॉइंट्स में आपको यहाँ पर ये दो चीज मिलेगी, मतलब या तो एक स्टैटिक मिलेगा और एक दूसरा रिपीटेड मिलेगा, रिवर्स नहीं आएगा। इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमने पहले मॉडिफाइड गुडविल डायग्राम बनाया था, ये नहीं आपका लगेगा कॉन्सेप्ट। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक, अगर आपका स्प्रिंग फ्लक्चुएटिंग लोड झेल रहा है जो कि रिपीटेड नेचर का है, तो आपको टाउ ए और टाउ एम की वैल्यू एस एस ई डैश बाई 2 मिलेगी, जो कि पॉइंट ए देगा। और अगर वो उसको आप स्टैटिक लोड मान के चलते हैं, तब आपको एक यील्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जो एस एस वाई रहेगा। और इसी पूरे लाइन को हम, ये जो लाइन ए बी है, इसको बोला गया है वॉल लाइन। तो ये आपके फटीग डायग्राम में जो पहला लाइन मिलता है आपको, ये मिलता है वॉल लाइन। लेकिन अब हमको चाहिए रहता है, हम ये जो आपका है ये लिमिटिंग स्ट्रेस है, इसमें अगर आप डिजाइन करेंगे और थोड़ा भी लोड और इधर उधर बढ़ा तो ये सीधा फेलियर हो जाएगा। तो हम हमेशा इससे कंजर्व होके ही डिजाइन करते हैं। तो कंजर्व होने के लिए हम हमेशा एक चीज जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब भी आप यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वर्ड लेंगे, है ना, तो हम उससे और कंजर्वेटिव हो जाएंगे और हमारा एक नया लाइन मिलेगा जिसको हम बोल देंगे डिजाइन लाइन। अब इस लाइन के लिए आप ये यील्ड पॉइंट के नीचे ही आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, इसके नीचे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा सी, और ये जो पॉइंट रहेगा, ये जैसा यहां से यहां तक ये एस एस वाई है, तो ये रहेगा एस एस वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये पॉइंट अपने आप कम हो जाएगा। तो जैसे आपको सी पॉइंट मिलेगा, अब यहां से आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि ये ए बी से पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है जो आपको मिलेगा सी डी। ये आपको दिखेगा ऐसा, मैंने नोट्स में इसको डी पॉइंट लिया है ना, और इसको सी लिया है। तो इस तरीके से आपको एक सी डी आपको दिख जाएगा, है ना। ये आपको बनाना है, तो आपको पहले डी पॉइंट ढूंढना है और उसके बाद उससे पैरेलल लाइन बनाना है, ए बी से पैरेलल लाइन। तो आपको यहां पर एक सी पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। ये लाइन हमारी कहलाती है डिजाइन लाइन, जिस पे रह के ही हम डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमें दो लाइन मिल जाती है फटीग डायग्राम में, एक है वॉल लाइन और एक डिजाइन लाइन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको एक लाइन मिलेगा, है ना, जो भी लोडिंग कंडीशन रहेगी इसको हम लोड लाइन बोलेंगे, है ना। ये आपका है लोड लाइन, है ना। इसको जैसे नोट्स में दिया हुआ है, इसको EH से डिनोट कर रहा है, ये सॉरी GS से, है ना। ये कोई G पॉइंट है, ये H पॉइंट है, तो यहाँ पर ये लोड लाइन दिख रहा है। और लोड लाइन और डिजाइन लाइन आपका जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर मिलता है पॉइंट X। और ये जो लाइन है ये आपको लोड लाइन, आपको पता होगा इसका एक स्लोप रहता है हमेशा थीटा, और इसका स्लोप की वैल्यू रहती है tan थीटा इक्वल्स टू टाउ ए अपॉन टाउ एम। ये रहता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो जैसा ही हम टाउ ए और टाउ एम इस तरीके से निकालेंगे, है ना, उसके बाद थीटा tan इनवर्स करेंगे,
तो हमने देखा था इसके न्यूमेरिकल में आपको ये सब वैल्यूज दी रहेंगी, इससे आप टाउ ए और टाउ एम का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, आपस में डिवाइड करके थीटा tan इनवर्स करेंगे तो आपको इसका एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल आप जब भी इसका ड्रॉ करेंगे यहाँ से, है ना, तो आपको ये लोड लाइन मिल जाएगी और ये लोड लाइन आपके डिजाइन लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी ये आपको मिल जाएगा पॉइंट x, जिस पर है कि आपको डिजाइन करना है। अब इसके जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल इसमें मीन स्ट्रेंथ, मीन शियर स्ट्रेस कितना है, और वैसे ही आपका वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस कितना है, ये दोनों की आपको वैल्यू मिल जाती है यहां पर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है ना, कि आपको ऐसा करना रहता है। अब अगर इसको हम इक्वेशंस के टर्म्स में लिखें तो मैं कुछ नेम कर लेता हूं पॉइंट के, जैसे आपको ये ए बी दिख रहा है, ये वॉल लाइन है, सी डी आपका डिजाइन लाइन है ना, ये ए सी जहां नीचे में आ रहा है मैंने इसको ई पॉइंट दे दिया है ना, ये एक्स पॉइंट से जो नीचे आ रहा है जहां टाउ एम मिल रहा है मैंने इसको एफ पॉइंट दे दिया है। तो इस तरीके से आपके नोट्स में दिख रहा होगा, मैंने इन कुछ पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, है ना। अब अगर मैं इनको सॉल्व करना है तो यहां पर आपको दिखेगा, आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, जो एक आपका वॉल लाइन से आएगा दैट इज ए ई बी, और एक आपका डिजाइन लाइन से आएगा दैट इज सी ई डी। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं इनको लिखूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स ए ई बी एंड सी ई डी, यहां दिखेगा ए ई बी ये बड़ा ट्राइंगल और एक सी ई डी एक छोटा ट्राइंगल। अगर इन दोनों को देखेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर अगर वो देखें, है ना, तो सॉरी इसमें एक एक्स एफ डी हम देखेंगे, एक्स एफ डी ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल जो डिजाइन लाइन में है ना, ये एक्स एफ डी ये देखेंगे हम। तो बड़ा वाला ट्राइंगल ए ई बी रहेगा और एक एक्स एफ डी रहेगा। अब इनके परपेंडिकुलर अगर देखें तो एक्स एफ अपॉन ए ई, जो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इक्वल्स टू बेस एफ डी अपॉन ई बी। बस मैं ये ए और एफ डी को रिप्लेस कर रहा हूं यहां पर, तो ये एक्स एफ अपॉन एफ डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई बी। अब अगर इनको नोटेशंस के टर्म्स में रखें तो एक्स एफ आप देखेंगे ये है डिस्टेंस एक्स एफ, इसको अगर मैं यहां पर ले जाऊं वर्टिकल में तो ये टोटल आपको निकाल के देता है टाउ ए की वैल्यू अपॉन एफ डी। अब देखेंगे तो एफ डी ये डिस्टेंस है, एफ डी अगर होगा तो इसको ये आप देखेंगे ये ओ डी माइनस ओ एफ रहेगा। तो इसको मैं पहले उसी टर्म्स में लिख लेता हूं, तो एफ डी इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं और ओ डी माइनस ओ एफ इक्वल्स टू ए ई, आपको दिख रहा है ना, ए ई आपको यहां से, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ई बी के लिए आपको ओ बी माइनस ओ ई करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब इनके एक्चुअल नोटेशंस रखेंगे, तो अब मैं यहां पर रखना चालू करता हूं। एक्स एफ की वैल्यू है टाउ ए अपॉन ओ डी, ये दिख रहा है ओ डी जो कि है एस एस वाई अपॉन एफ ओ एस माइनस ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक ये है आपका डिस्टेंस टाउ एम। तो एस एस वाई अपॉन एफ ओ एस माइनस टाउ एम इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू, ये आपको दिख रहा है एस एस ई डैश बाई 2 है अपॉन ओ बी, ये दिख रहा है ओ बी जो कि है एस एस वाई माइनस ओ ई, ये ओ से लेकर ई, ये दिख रहा है एस एस ई डैश बाई 2। तो इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, एक इक्वेशन दिखेगा। इस इक्वेशन को आप बॉक्स में डाल दीजिए, ये आपको दिखेगा और यही इक्वेशन आपके डाटा बुक में दिया हुआ है। लास्ट में 10.14 के सबसे नीचे में आप देखेंगे तो ये इक्वेशन आपको पूरा दिया हुआ है, ये जो फाइनल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो आपके पास 4 टर्म आपको दिखेंगे, एक मिलेगा टाउ ए और एक मिलेगा टाउ एम, जिसके इक्वेशंस को हम पहले ही देख चुके हैं कि टाउ ए और टाउ एम क्या आएगा, है ना। टाउ एम में आपका आता है के एस 8 पी एम डी अपॉन पाई डी क्यूब, और टाउ ए के इक्वेशन में आता है के टाइम्स 8 पी ए डी अपॉन पाई डी क्यूब, है ना। बात करते हैं एस एस वाई और एस एस ई डैश की, तो ये दो एक ऐसे टर्म्स हैं जो डिपेंड करते हैं मटेरियल पे। हम इसका जैसे एंड्यूरेंस लिमिट
हम हर बार फटीग टेस्टिंग मशीन से नहीं निकाल सकते, तो एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए। और ये फॉर्मूला जो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है ये आपके डेटा बुक में दिया हुआ है कि आपने जैसे देखा था, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्प्रिंग पे। और स्प्रिंग के हमने देखे थे 6 ग्रेड, एक था ग्रेड 1, 2, 3 और 4, और एक था आपका SW और VW जो कि अलग टेबल में बना था, ये अच्छे ग्रेड के होते हैं। तो उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3, 4 ग्रेड को अलग पार्ट पे रखा है और SW VW को अलग पार्ट में रखा है। तो ये डेटा बुक में आप देखेंगे ऊपर में आपको दिया हुआ है कि 10.14 में टॉप में कि अगर हम बात करें ग्रेड 1 to 4 की, तो इससे आपका जो SSE डैश है वो निकलता है 0.21 SUT और SSY निकलता है 0.42 SUT। वैसे अगर हम ग्रेड बात करें SW और VW की, तो SSE डैश आपका निकल रहा है 0.22 SUT और SSY की वैल्यू निकल रही है 0.45 SUT। इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो एंड्योरेंस लिमिट है और यील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कौन सा आपको ग्रेड दिया हुआ है स्प्रिंग के मटेरियल का, उसके बेसिस पे आपको ये डायरेक्ट निकल जाएगा। मतलब ये आपको SSE डैश और SSY की भी वैल्यू मिल जाएगी, टाउ ए और टाउ एम रहेगा। बेसिकली जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा। तो ये इसमें आपको 5 टर्म दिख रहे हैं, टाउ ए, टाउ एम, SSY और SSE डैश प्लस FOS। तो अगर आपको कोई भी एक वैल्यू निकालने दी जाए, है ना, पूछा जाए, तो आप बाकी 4 वैल्यूज को पता करके इजिली उस FOS की वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। इसमें आपको टाउ ए और टाउ एम का इक्वेशंस पहले डिफाइंड है। अब जो SSY और SSE है वो डिपेंड करता है मटेरियल ग्रेड पे, जो डाटा बुक में दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप डायरेक्ट निकल जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो भी मटेरियल्स हैं उनके अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू डिफाइंड है, SUT की वैल्यू। तो SUT के बेसिस पे ही ये आपको दिख रहा है, ये है ना, तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इजिली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्लक्चुएटिंग को डिजाइन करते वक्त क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया था, है ना, कुछ आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें बोला रहेगा कि फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएटिंग के केस में स्प्रिंग का, हेलिकल स्प्रिंग का फटीग डायग्राम है और उससे रिलेटेड ये जो इक्वेशंस है ये आपके दोनों पेज में 10.13, 10.14 में दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।